नमस्कार। संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं जन विकास महासभा द्वारा आयोजित जूलॉजी क्लासेस के इस 112वें एपिसोड हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बातचीत करेंगे। लोग कहते हैं कि लकड़ी के अंदर भी आग छिपी हुई होती है। बिल्कुल छिपी हुई होती है, और वो आग जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त हुई थी, और उसी आग के लिए तो हम पौधों को खा करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन लकड़ी को तो हम जला लेते हैं, गैस के बर्नर पे गैस को जला करके खाना पका लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम गैस के बर्नर के ऊपर बैठ जाएं, क्योंकि फिर वही बात होती है कि हमें आइसोथर्मल कंडीशन में सारे कार्यक्रम होने हैं। लकड़ी को जलाने की क्रिया में उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन खर्च होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जिसको हम केमिकली C6H12O6 + 6O2 gives rise to 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम मोल। लेकिन 0.5 मिलीमीटर से छोटा कोई प्राणी है तो उसमें तो आसानी से बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन अंदर आ सकता है, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसका जो CO2 है बाहर निकल जाएगी आसानी से। लेकिन 0.5 मिलीमीटर से बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो अंदर वाली सेल्स हैं वो डायरेक्टली बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं है। तो इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आने वाला सारी सेल्स तक पहुंच जाए। इसके लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। पहले तो बाहरी वातावरण में से ऑक्सीजन अंदर आता है, जिसको इंस्पायरेशन कहते हैं। लंग्स में आने के बाद वो ब्लड में डिजॉल्व होता है, और ब्लड उसे सारे बॉडी सेल्स तक ले जाता है। सारे बॉडी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी ATP के पर्स में बंद हो जाती है। फिर वो CO2 यहाँ से बाहर निकल के आता है, एग्जिट ऑफ CO2 या एक्सपायरेशन। तो अब यहाँ दो क्रियाएं हो जाती हैं रेस्पिरेशन में। एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, सांस लेना। ये सिर्फ बाहरी थोड़ा सा हिस्सा है रेस्पिरेशन का, जिसमें कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन अंदर आती है, जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं। उसके बाद वाले स्टेप्स को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में भी दो स्टेप्स हो जाते हैं। एक स्टेप तो ये है कि लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के सारे बॉडी सेल्स तक जाता है, और फिर सारे बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके आता है। तो एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एक स्टेप है। दूसरा स्टेप यह है कि हर बॉडी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में फिर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे आता है ऑक्सीजन? हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं। एक तो यहाँ जो ये पसली की हड्डियां हैं, रिब्स या कॉस्टा, तो पसली की हड्डियों से लगी हुई कुछ मसल्स हैं। एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि यहाँ पर आकर के अटैच होती हैं, और दूसरी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो अंदर अटैच होती हैं। दूसरा सिरा इनके इस स्टर्नम से जुड़ा रहता है। तो अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यदि सिकुड़ेंगी तो क्या होगा? ये रिब्स ऊपर उठेंगी, और इसी के साथ हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में एक बेल शेप्ड मसल होती है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। सांस लेने के समय क्या होता है? ये भी डायफ्राम जो ऐसे है घंटे के आकार का, वो नीचे आता है, तो थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ता है। इसके अलावा सांस लेने में तीसरी हमारी जो एब्डोमेन की मसल्स हैं, ये भी हिस्सा लेती हैं। एक बड़ी मजेदार बात आपको यहीं पे बताएं, पुरुषों और महिलाओं के सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर है। हम लोग जो सांस लेते हैं, हमारी ये एब्डोमेन की मसल्स ज़्यादा फंक्शन करती हैं,
रिब्स की मसल्स कम फंक्शन करती हैं। लेकिन महिलाओं के सांस लेने की प्रक्रिया में आप देखें तो उनमें रिब्स की मसल्स ज़्यादा फंक्शन करती हैं, एब्डोमेन की मसल्स कम फंक्शन करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? प्रकृति ने ऐसा इंतजाम इसलिए कर रखा है जिससे कि जिस्टेशन पीरियड में जिस समय बच्चा डेवलप हो रहा हो, तो यदि एब्डोमिनल मसल्स ज़्यादा फंक्शन करेंगी तो उससे डेवलपिंग एम्ब्रियो को चोट पहुंच सकती है। इसलिए नेचर ने शुरू से ऐसा इंतजाम कर रखा है कि महिलाओं में सांस लेने में रिब्स की मसल्स ज़्यादा फंक्शन करती हैं, एब्डोमेन की मसल्स कम। हम लोगों में एब्डोमेन की मसल्स ज़्यादा फंक्शन करती हैं और रिब्स की मसल्स कम फंक्शन करती हैं। और इसीलिए महिलाओं में यदि रिब्स में चोट लग जाए तो वो उनके लिए ज़्यादा हानिकारक होता है, प्राणघातक होता है। तो एक बात तो ये। अब इसके बाद इस सांस लेने की प्रक्रिया, सांस के अंदर आने को इंस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सांस बाहर करने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। दोनों को मिला करके ब्रीदिंग कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेन में एरिया होता है उसको रेस्पिरेटरी सेंटर या ब्रीदिंग सेंटर कहते हैं, और उसमें ये ब्रेन के पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के हिस्से में होता है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो एक सेंटर है, जिससे सेंटर क्या होता है? ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा जो कि किसी फंक्शन को कंट्रोल करता है। पहला क्या है? एपन्यूस्टिक सेंटर। और जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर है ये ब्लड के PCO2 से प्रभावित होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो एपन्यूस्टिक सेंटर संदेश भेजता है इंस्पायरेटरी सेंटर को। इंस्पायरेटरी सेंटर संदेश भेजता है हमारे मसल्स को, रेस्पिरेटरी मसल्स को। फिर हम सांस लेते हैं। सांस लेने के साथ हमारी मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होता है, और खिंचाव और दूसरा इंस्पायरेशन। अब ये दोनों खबर कहाँ जाती है? न्यूमोटैक्टिक सेंटर को। न्यूमोटैक्टिक सेंटर फिर एक्सपायरेटरी सेंटर को मैसेज भेजता है, और अब एक्सपायरेटरी सेंटर फिर एक्सपायरेशन करता है। तो इस प्रकार हमारी सांस लेने की प्रक्रिया चलती है। अब इसके बाद क्या होता है कि लंग्स की एल्वियोलाई से अब वो ऑक्सीजन हर बॉडी सेल तक ले जाने के लिए हमारे ब्लड में कलर्ड कंपाउंड होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है लाल रंग का, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक और बात यहाँ पे आपको बताऊँ, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीजनेशन है। इसे आप यूं समझें कि जैसे आपके घर में पिंजड़ा है और पिंजड़े के अंदर एक तोता है। तोता जो है कहीं पिंजड़े की दीवार से रस्सी से बांधा हुआ नहीं है, वो तो बस एक छोटा सा झूला है और झूले के ऊपर उसके पैर हैं, वो झूलता रहता है और दरवाज़ा बंद रहता है। जहाँ दरवाज़ा खुलता है तोता निकल के फुर्र से उड़ जाता है। वही बात हीमोग्लोबिन की संरचना भी एक पिंजड़े की तरह से होती है, क्योंकि उसमें 4 पायरॉल ग्रुप होता है और 4 पायरॉल ग्रुप मिलकर के हिम बनाता है। उसके साथ एक लंबी सी पूंछ जुड़ी होती है ग्लोबिन की, और बस हिम के अंदर जैसे पिंजड़े के अंदर तोता बैठता है, वैसे ही ऑक्सीजन का एटम उसके क्रिस्टल लैटिस के बीच में फंस जाता है, क्योंकि उसे बॉडी सेल्स के पास जाकर के तुरंत अलग भी होना है। जैसे आपने देखा होगा कि पब्लिक कैरियर ट्रांसपोर्ट वाले जो ट्रक होते हैं उसमें क्या होता है, पीछे का जो पैनल होता है, आप दोनों कोने पर 2 कील लगे रहते हैं। कील उठाया, पैनल नीचे गिरा दिया, फटाफट सामान को लोड किया और उसके बाद कील को लगा दिया। जहाँ पे अनलोड करना है वहाँ पे तुरंत दोनों तरफ की कील हटाई, पीछे का पैनल गिराया, सामान को हटा लिया। तो इस तरीके से पब्लिक कैरियर ट्रांसपोर्ट के ट्रक की तरह से हीमोग्लोबिन को काम करना है। फटाफट ये हर समय यहाँ लंग्स की एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर
बॉडी सेल्स के पास जाकर के इस ऑक्सीजन को छोड़ देता है, फिर वहां से वापस चलाता है। अब एक लंबे समय तक एक समस्या थी, वे कौन सी चीजें हैं जिसके कारण वही हीमोग्लोबिन एक जगह लंग्स में तो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और बॉडी सेल्स के पास वहां से अलग हो जाता है। अब यहाँ हम बाइंड होना और डिटैच होना दो टर्म यूज करेंगे तो उसको कोरिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। हम उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिसोशिएशन, अलग हो जाना, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग हो जाना। तो यहाँ पर क्या है, कम डिसोशिएशन है, लेस डिसोशिएशन है, अलगाव कम है क्योंकि दोस्ती। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का डिसोशिएशन ज़्यादा है बॉडी सेल्स के पास, राइट। अब एक टर्म हो गया लेस डिसोशिएशन एंड मोर डिसोशिएशन। बोहर ने कुछ प्रयोग किए और इस ऑक्सीजन डिसोशिएशन का दोनों जगह की परिस्थितियों से कंपेयर किया। कंपेयर करने में क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। अब दोनों से अलग अलग हम कंपेयर करें, जैसे PCO2 से कंपेयर करें ऑक्सीजन डिसोशिएशन को, तो PCO2 यहाँ पर कम है और ऑक्सीजन का डिसोशिएशन भी कम है। PCO2 बढ़ा और ऑक्सीजन का अलगाव भी बढ़ा, तो दोनों के बीच में क्या है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B वाली बात आ गई। अब जरा हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से कंपेयर करें, तो इसे यहाँ पर PO2 कम है और डिसोशिएशन ज़्यादा है। PO2 ज़्यादा हुआ तो डिसोशिएशन कम हो गया, तो इसमें ये हाइपरबोला टाइप का कर्व आया। अब इसे एक और चीज़, बचपन में हम लोग एक प्रयोग किया करते थे, जैसे कि एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 गिलास चीनी डाला, घुल गया, उसके बाद डाला तीसरा चम्मच, नहीं घुला, और हम क्या करते थे कि उसे उबाल देते थे, उसमें 4 चम्मच पानी, 4 चम्मच चीनी आ गया, घुल गया। अब ऐसे गर्म पानी में जिसमें 4 चम्मच चीनी है, उसे हम ठंडा करते थे। ठंडा करने में क्या होता था, ठंडे पानी में तो सिर्फ उसकी घुलनशीलता, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी की है, तो 2 चम्मच चीनी तो घुला रहता था, बाकी चीनी गिलास के नीचे बैठ जाता था। बिल्कुल यही बात यहाँ पे है। इसमें बोहर ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से डिसोशिएशन के बाद उन्होंने परसेंट सैचुरेशन को कंपेयर किया। परसेंट सैचुरेशन कि कितने परसेंट में वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाता है। तो परसेंट सैचुरेशन क्या था, यहाँ पर जब कम है तो 2 चम्मच ऑक्सीजन से ही हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, और परसेंट सैचुरेशन ज़्यादा हुआ, जैसे उबलते पानी में आपने चीनी डाला तो 4 चम्मच ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर परसेंट सैचुरेशन कम है, परसेंट सैचुरेशन कम है ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम है। दूसरी तरफ यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, परसेंट सैचुरेशन भी ज़्यादा है, तो कर्व कैसा मिलेगा, इस तरीके का पैराबोलिक। अब यहाँ पे इसी में बोहर ने एक बात ये कही कि जैसे एक गिलास गर्म पानी में जिसमें 4 चम्मच चीनी घुल गई थी, आप उसमें आइस क्यूब डाल दें, तो आइस क्यूब डाल दें तो क्या होगा, वो ठंडा होगा और ठंडे होने पे बाकी 2 चम्मच चीनी उसमें नीचे सेटल हो जाएगा। यही बात यहाँ पे होती है कि जैसे गर्म पानी में आपने आइस क्यूब डाल दिया, उसी तरीके से यहाँ पे आइस क्यूब की तरह समझ लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ गया। तो CO2 बढ़ने से क्या होता है, ये जो डिसोशिएशन कर्व है राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। इस क्रिया को बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। अब इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर तो परसेंट सैचुरेशन कम था और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम था। यहाँ पर
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, परसेंट सेचुरेशन भी ज़्यादा हुआ। ये एक पैराबोलिक कर्व प्राप्त हुआ। और इसमें जहाँ हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ने से ये कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा, उसके कारण ऑक्सीजन का जो परसेंट सेचुरेशन है कम हो गया। पहले जितना वो हीमोग्लोबिन 4 चम्मच ऑक्सीजन को ढो सकता था, अब 2 चम्मच ऑक्सीजन को ही ढो सकता है। इसलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन टूट करके अलग हो जाता है। तो पिछले 40 सालों में कुछ महत्वपूर्ण खोजों में ये भी है बोहर्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इसके बाद दूसरा स्टेप है कि यहाँ जो CO2 बना वो फिर यहाँ से वापस कैसे लाया जाता है लंग्स एल्वियोलाई तक। आइए देखते हैं। बॉडी सेल्स में फूड के ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजॉल्व होकर के कार्बोनिक एसिड बन जाता है और ये कार्बोनिक एसिड फिर आयनाइज होकर के H आयन और बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है। इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए बॉडी में एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें H आयन बन रहा है जो एसिडिक कर देगा और हमारा ब्लड जो है अल्कलाइन रखा जाता है। इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसपोर्ट है लंग एल्वियोलाई तक 3 अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहला तो करीब 5% जो है वो सीधे सीधे ऐसे ही H2CO3 की तरफ से वापस कर दिया जाता है, ब्लड के साथ यहाँ आ जाता है। बाकी 10% जो है जैसे हीमोग्लोबिन में जहाँ कहीं भी NH2 टर्मिनल हो, इससे CO2 बाइंड हो गया तो बनाया इसने HBNHCOOH, इसको कार्बामिनो कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बामिनो कंपाउंड बना। बाकी 85% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो NaHCO3 के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी में घुल करके कार्बोनिक एसिड बना और कार्बोनिक एसिड फिर आयनाइज हुआ H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। अब यहाँ पे क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन RBC के बाहर आ जाता है और उसकी जगह ब्लड प्लाज्मा में से क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है। इस क्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। जरा फिर से आप सुने, कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी में घुला, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड अंदर आया और यहाँ से H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में आयनाइज हुआ। बाइकार्बोनेट आयन RBC से बाहर आ जाता है। बाहर सोडियम क्लोराइड है, वो आयनाइज होकर के सोडियम आयन बनाया, क्लोराइड आयन बनाया। तो बाइकार्बोनेट आयन तो अंदर से बाहर आ गया, उसकी जगह क्लोराइड आयन बाहर से अंदर आ गया। इस क्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो अब बना क्या, NaHCO3। और ये NaHCO3 अब जब लंग्स एल्वियोलाई के पास आएगा तो क्या होगा, फिर ये H आयन से बाइंड होकर के H2CO3 बना। H2CO3 H2 और CO2 में टूट गया और CO2 यहाँ लंग एल्वियोलाई में और वहाँ से होकर के बाहर चला गया। इस प्रकार ये CO2 ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके बाद वाला जो स्टेप है कि सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे फूड का ऑक्सीडेशन होता है। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के भी हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में से 2 ATP बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनता है। वो सब चीज़ें बायोकेमिस्ट्री की आप कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ चुके हैं। तो उसमें अब वो तो सीधी सी बात है कि हम अध्ययन की सुविधा के लिए किसी चीज़ को कभी बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, कभी एक्सक्रीशन में, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंपली यह है कि सुविधा के लिए रेस्पिरेशन में से पढ़ते हैं। तो इसके बाद हर बॉडी सेल में इस ऑक्सीजन से फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है, जो कि फिर इस तरीके से होकर के वापस चली जाती है। तो इस प्रकार ये था फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की बेसिक बातें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।